उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी फैमिली का, अपनी हेल्थ का और अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। तो मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार दोस्तों। तो आप लोग अगर यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, देख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद जो है कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर जी क्लास 9th का साइंस का सेकंड चैप्टर की भी वीडियो बनाओ, उसमें हमको बहुत कन्फ्यूज़न है। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम लोग विज्ञान के अंदर जो पहला चैप्टर था हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई पदार्थ किसे कहते हैं। तो उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने समझा था कि भाई पदार्थ किसे बोला जाता है, पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, उसके बाद में गैस होता है। फिर हम उनकी एक एक करके विशेषता पढ़ी थी कि भाई जो सॉलिड होता है उसकी क्या खासियत होती है, लिक्विड होता है उसकी क्या खासियत होती है, उसके बाद में जो गैस होती है उसकी क्या खासियत होती है। तो हमने तमाम चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ा है। तो जो बच्चा जो है इस वीडियो को देख रहा है तो उससे मैं हाथ जोड़ करके अपील करूंगा कि वो मेरी पहली वीडियो को भी देखे। साइंस की फर्स्ट वीडियो जो है पदार्थ किसे कहते हैं, उसके अंदर मैंने पदार्थ के बारे में सब कुछ बताया है कि भाई पदार्थ जो होता है कणों के, कई सारे कणों को आपस में जब जोड़ा जाता है तो पदार्थ का निर्माण होता है। तो सेकेंड वीडियो उसी बच्चों को समझ में आएगी जिसने फर्स्ट वीडियो को कवर कर रखा है। तो प्लीज़ आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और फर्स्ट वीडियो को बढ़िया तरीके से पढ़िए, तभी आप लोग को जो है ये वाला चैप्टर समझ में आने वाला है जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है इस चैप्टर को शुरू करते हैं दोस्तों। तो चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, पहले तो सीबीएसई क्लास 9th विज्ञान का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग जो है पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है ये सारी चीज़ें आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर अध्याय को जो एक नज़र से देखा जाए कि हम लोग क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग का रिवीजन बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। पदार्थ की परिभाषा मैंने आपको बताई दी है कि भाई जब कई सारे कणों को आपस में जोड़ा जाता है तो जो नया उत्पाद प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। हमारे आसपास में दुनिया में तमाम चीज़ें हैं वो सारे ही क्या हैं, पदार्थ हैं। चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शर्ट हो, टी शर्ट हो, गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो, तो सब वो क्या है, पदार्थ है। ठीक है, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। मैंने आप लोग को बता रखा है कि कोई भी आपके आसपास में कोई भी चीज़ है तो उसकी 3 अवस्था के अंदर होगा। या तो वो द्रव होगा, या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या तो वो गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम लोग इसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई शुद्ध पदार्थ किसे बोला जाता है ना। हम लोग खाते हैं ना शुद्ध देसी दूध दही, ये सब खाते कि नहीं खाते, शुद्ध चीज़ें। तो शुद्ध पदार्थ हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम लोग तत्व के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिर यौगिक देखेंगे, इसके अंदर यौगिक किसे बोला जाता है। फिर उसके बाद में अशुद्ध पदार्थ, है ना। अशुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जब कई सारी चीज़ों का मिश्रण होता है ना, जैसे कि हम लोग दूध खरीदने जाते हैं तो हम दूध वाले से क्या बोलते हैं, दूधिया से हम बोलते हैं कि भैया 2 रुपया ज़्यादा ले लो लेकिन हमको दूध चाहिए बिल्कुल शुद्ध। तो शुद्ध का मतलब क्या होता है कि जो गाय भैंस से जो दूध निकला ना बस हमें वही चाहिए, उसके अंदर किसी चीज़ का मिश्रण, पानी वानी का मिश्रण नहीं होना चाहिए, या फिर केमिकल वगैरह का मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो जब किसी पदार्थ के अंदर किसी चीज़ का मिश्रण कर दिया जाता है ना, एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है, तो वो चीज़ शुद्ध नहीं रह जाती, वो चीज़ अशुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग समझेंगे कि भाई अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण किसे बोला जाता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण, इसको हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। फिर एक होता है विषमांगी मिश्रण। फिर इनको समझने के बाद हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, इनको समझने के बाद हम समझेंगे कि भाई विलयन किसे बोला जाता है, उसके बाद में विलायन किसे बोला जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बढ़िया तरीके से इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं इसके अंदर कि विलयन किसे बोला जाता है। विलयन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो होता है आपका विलेय और एक होता है विलायक। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो सिलेबस है उसके अंदर ये पृथक्करण की विधियाँ जो है वो है नहीं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन नहीं है सीबीएसई बोर्ड में। इस सिलेबस को, इस वाले टॉपिक को जो है काट दिया गया है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग केवल इतना पढ़ना है कि विलयन किसे बोला जाता है। विलयन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बनता है दोस्तों। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, विलेय और विलायक से। ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसके अंदर समझेंगे कि भैया असंतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ों का हम लोग क्या है स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद में तत्व के बारे में समझेंगे। तत्व किसे बोला जाता है, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धातु, एक होता है उपधातु, एक होता है अधातु। क्लास 10th के अंदर आप लोग को जो है ये बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर पढ़ाया जाएगा। पूरा एक जो है जो केमिस्ट्री का चैप्टर इसी के ऊपर ही है। ठीक है, धातु अधातु के ऊपर, उपधातु के ऊपर। तो कुल मिलाकर के जो है हम लोग को इस वाले चैप्टर के अंदर जो है हम लोगों ने समझ लिया, अध्याय एक नज़र से हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग को मोटा मोटी क्या क्या इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है।
तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूँ और आप लोगों का जो है स्टडी को बेहतर बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो बने रहिए, ठीक है ना, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, सबसे पहले हम एक और बार जो है पदार्थ की परिभाषा जो है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है। देखो, पदार्थ क्या होता है, मैंने बता दिया कि पूरी दुनिया जो है वो पदार्थ से बनी हुई है, और 3 अवस्थाएं हैं पदार्थ की। कौन कौन सी? सॉलिड होती है, जिसको ठोस बोलते हैं, द्रव जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं, उसके बाद में गैस। ठीक है। एक शुद्ध पदार्थ वो होगा जिसको जो है हम लोग, शुद्ध पदार्थ किसे बोला जाता है? शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बना होता है, उसको आगे हम तोड़ नहीं सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो जिस चीज़ को हम आखिरी चरण तक तोड़ नहीं सकते वो क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। और जिसको हम, जो मिश्रण होगा तो कई सारी चीज़ों से जो मिलकर बना होगा तो शुद्ध तो होगा ही नहीं। जैसे पानी है, पानी के जैसे दूध है, दूध के अंदर अगर आप पानी मिलाओगे, केमिकल मिलाओगे, तो दूध कैसा हो जाएगा? दूध अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन वहीं पर जो शुद्ध दूध होगा उसके अंदर केवल दूध ही दूध होगा दोस्तों। ठीक है। उसके अंदर ना पानी होगा, ना किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन होगा, उसके अंदर किसी प्रकार का मिलावट नहीं होगा। तो जिस चीज़ के अंदर मिलावट नहीं होता उसको शुद्ध बोला जाता है। और जिसके अंदर मिलावट होता है, मिलावट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या है? मिश्रण क्या है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों यानी रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। यानी कि मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिश्रण का मतलब होता है मिलाना। और या 2 या 2 से अधिक चीज़ों को जब आपस में मिलाया जाएगा ना, तो उससे जो हम लोग को उत्पाद प्राप्त होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। ठीक है। बहुत सरल लैंग्वेज है दोस्तों, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। मिश्रण कई प्रकार की चीज़ों का होता है। गैसों का मिश्रण होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ठीक है। हाँ, जैसे हवा है, हवा के अंदर क्या केवल एक ही गैस पाई जाती है? नहीं, हवा के अंदर जो है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर अन्य गैसें पाई जाती हैं। देखो यहाँ पर बता रखा है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है मिश्रण का। मिश्रण का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक चीज़ों का आपस में मिलना। तो देखो, हमारी जो हम लोग जो सांस लेते हैं, जो हवा हम लोग जो इनहेल करते हैं, तो उसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी गैसें मिश्रित होती है उसके अंदर। तो इसके अंदर आपकी कौन कौन सी गैसें मिश्रित होती हैं? तो इसके अंदर आपकी ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑर्गन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल वाष्प होता है। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? गैसों का मिश्रण। इसी को बोलते हैं मिश्रण। जब एक चीज़ के अंदर कई सारी चीज़ों का मिलावट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मिश्रण का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में मिश्रण के प्रकार देखते हैं, मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों मिश्रण? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। पहला क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में समांगी मिश्रण, और इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसको भी समझाऊंगा। फिर सेकंड होता है विषमांगी मिश्रण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है। तो देखिए, समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी का मतलब होता है समान। ठीक है। तो देखिए, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। ठीक है। कंप्लीट रूप से जो पदार्थ है आपस में मिक्स हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, यानी कि एक दूसरे से उनको क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा सकता। और इन्हें क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। और संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, यानी कि इस तरह से मिक्स होते हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर, पानी के अंदर अगर आप चीनी मिला दोगे तो चीनी देखो कितनी अच्छी तरह से घुल जाता है पानी के साथ, है ना? पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर चीनी मिला रखा, क्या मिला रखा। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है। हाँ, यानी कि पदार्थ जो है जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। ठीक है। और एक दूसरे को अविभेद होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं समांगी मिश्रण। समान रूप से मिश्रित है। ठीक है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल, वाटर के अंदर अगर आप लोग शुगर मिला दोगे तो शुगर कितनी आसानी से जो है पानी के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है। हाँ, इसी को क्या बोलेंगे? समांगी। उदाहरण के रूप में भी देखो दे रखा है यहाँ पर, जल में शर्करा, शर्करा का मतलब चीनी, का विलयन समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा समांगी मिश्रण किसे बोलते हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं हम लोग विषमांगी मिश्रण के अंदर। विषमांगी मिश्रण इसका उल्टा हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है। देखिए, विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, यानी कि अलग अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। यानी कि मिलाने के बावजूद भी जो होता है, एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ से अलग अलग रहता है। जैसे कि अगर आप पानी के अंदर तेल डाल दोगे तो तेल जो है थोड़ा सा मिलेगा, उसके बाद में जो है ऊपर बूंद बूंद की तरह, यानी कि अलग ही उसका मिक्सर नहीं हो पाता है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है?
विषवांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते हैं वो, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखो क्या दे रखा है, शक्कर, चीनी और बालू रेत का मिश्रण एक विषवांगी मिश्रण है। अगर आप चीनी और रेत को आपस में मिलाओगे तो कैसा है वो, विषवांगी ढंग से मिक्स ही नहीं होगा वो, ठीक है। मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होगा। शक्कर अलग दिखेगी और बालू अलग दिखेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग विषमांगी। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में ठीक तरीके से नाम मिश्रित हों, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विषमांगी, हेट्रोजीनस मिक्सर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समांगी और विषमांगी में अंतर समझ में आ गया होगा। मिश्रण के दो प्रकार हैं, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, विलयन किसे बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विलयन किसे बोलते हैं। अक्सर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए विलयन का मतलब क्या होता है, विलयन, विलेन नहीं बोल रहा, विलयन बोल रहा हूँ, ठीक है। विलयन का मतलब होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। विलयन का मतलब क्या होता है, विलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाएगा ना, तो वो इस तरह से मिल जाएंगे कि वो दोनों बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। जैसे कि पानी के अंदर शक्कर, ठीक है। पानी के अंदर शक्कर कितनी खूबसूरती तरीके से घुल जाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो विलयन भी क्या है, विलयन का भी मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखिए, क्या दे रखे हैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में। फॉर एग्जाम्पल नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। मान लीजिए कि जल के अंदर नींबू को किस तरह से, जो नींबू होता है पानी के अंदर बिल्कुल खूबसूरत तरीके से मिल जाता है। तो जो चीज़ जो है जल के साथ मिल जाती है, या जो चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से घुल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं समांगी। और समांगी को क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे, ठीक है। और एक और उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, सोडा जल जो होता है, देखो कितनी खूबसूरत तरीके से मिल जाता है, पता नहीं चलता कि सोडा वाटर है या फिर सिंपल वाटर है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, समांगी। और समांगी को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। अब देखिए विलयन को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय, ठीक है। इसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम समझेंगे, विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, विलयन आपको समझ में आ गया। विलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ जब समांगी मिश्रण में मिश्रित होते हो तो उसी को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। अब देखिए विलेय किसे बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल्यूट का मतलब होता है घुलनशील पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में बिल्कुल घुल जाता बढ़िया से। उदाहरण के तौर पर शक्कर है, तो शक्कर है। चीनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलेय हो जाएगा। चीनी को किसके अंदर मिलाना है, चीनी को बनाना किसके अंदर मिलाना, पानी के अंदर मिलाना है। तो जब चीनी जो है पानी के अंदर मिलेगा तो चीनी को हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे, क्योंकि चीनी जो है वो पानी के साथ घुल जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ जो दूसरी चीज़ के साथ अच्छी तरह से घुल जाती है, तो घुलने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, घुलने वाली चीज़ को बोलते हैं हम लोग विलेय, क्या बोलते हैं, सोल्यूट। तो यहाँ पर चीनी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर चीनी हो जाएगी सोल्यूट, विलेय हो जाएगी। और यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पानी हो जाएगा विलायक, क्योंकि पानी के अंदर तो चीनी घुल रही है ना। पदार्थ जिसमें घुलता है, कौन घुलता है, चीनी घुलता है। तो जो चीज़ घुलता है उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। और जिस चीज़ के अंदर घुलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट यानी विलायक बोलते हैं। एक और बार बता रहा हूँ कि चीनी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीनी चूंकि जो है घुल रहा है, तो चीनी को क्या बोलेंगे हम, चीनी को बोलेंगे हम विलेय, क्या बोलेंगे, चीनी को विलेय बोलेंगे। और चीनी किसके अंदर घुल रहा है, पानी के अंदर घुल रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर नींबू है, ठीक है, नींबू का रस है। अब जब नींबू के रस को पानी के अंदर हम क्या करेंगे, पानी के अंदर मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर नींबू का रस क्या हो जाएगा, नींबू का रस नहीं मिक्स हो रहा है जी पानी के अंदर, तो नींबू का रस हो जाएगा आपका विलेय, क्या हो जाएगा, विलेय। और किसके अंदर मिक्स हो रहा है, पानी के अंदर, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी जब ये दोनों चीज़ मिलेंगी ना आपस में, विलेय और विलायक जब आपस में मिलेंगी, ठीक है, तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे समांगी मिश्रण, क्या बोलेंगे, समांगी, यानी कि समान रूप से क्या हो रहा है, उनका मिश्रण हो रहा है। आगे समझते हैं। मिश्रण के भी कई प्रकार हैं दोस्तों। तो देखिए ये पेपर के अंदर आएगा आपके, देखिए यहाँ पर 1 नंबर के अंदर ये पूछेगा, विलेय किसे बोला जाता है, विलायक किसे बोला जाता है, ठीक है। समांगी विषमांगी तो डेफिनेटली हर बार पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने उदाहरण भी दे रखा है और परिभाषा भी लिख रखी है, तो आप लोग इसको जो है अपनी कॉपी के अंदर एज अ नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग कि आगे हम लोग समझेंगे कि मिश्रण के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला तो होता है वास्तविक विलयन, ठीक है। उसके बाद में होता है कोलाइडल तो हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद होता है निलंबन, जिसको हम लोग सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखिए इसको समझिए। पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तविक विलयन किसे बोला जाता है। तो देखिए वास्तविक विलयन का मतलब क्या होता है, जो विलेय होता है ना,
जो विलेय होता है, विलेय के कण आकार में बहुत छोटे होते हैं। यानी कि यहाँ पर विलेय का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि अगर मैं नींबू के रस को पानी के अंदर डाल रहा हूँ तो नींबू का रस क्या यहाँ पर विलेय है, ठीक है, क्योंकि वो आकार में कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। विलेय कण नंगी आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते। अब देखिए, जब ये 10⁻⁻6 नैनोमीटर जितना छोटा है तो उसको हम कहाँ देख पाएंगे, इसको तो माइक्रोस्कोप वगैरह से ही देख पाएंगे। फिर एक ऐसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, समान रूप से जो होता है मिल जाता है। जो नींबू का रस होता है, जो शक्कर होता है, वो क्या है, समांगी मिश्रण है, तो पानी के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से घुल जाता है, पता भी नहीं चलता है। उसके बाद में छानन विधि द्वारा इसके कण पृथक नहीं किए जा सकते। आप लोग छलनी वगैरह से जो है इसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी बेहतर तरीके से मिक्स हो जाता है। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, उसके बाद में ये कैसे होते हैं, ये पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर आप किसी भी कांच के गिलास के अंदर पानी डाल करके उसके अंदर अगर आप नींबू का रस या फिर शुगर डाल दोगे, मिक्स कर दोगे, तो आप एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से उसको आर पार दे सकते हो। इसी को बोलते हैं पारदर्शी। उसके बाद में स्थायी रखने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं। स्थायी रखने पर जो है कण नीचे नहीं बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, पानी का गिलास लीजिए, उसके अंदर अगर आप रेत बालू डालोगे ना, तो थोड़ी देर के बाद देखोगे रेत के कुछ जो है टुकड़े वगैरह जो है वो सतह पे बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसा समांगी मिश्रण के अंदर नहीं होता है। समांगी मिश्रण के अंदर जो होता है, विलेय बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है, एक कुछ भी नीचे नहीं बैठता है, टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। उसके बाद में विलयन के कण छन्ना कागज से पार निकल जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब छन्ने कागज लोगे ना, उसके अंदर बीच बीच में छेद होगा, तो उसको जब आप ऐसे उसके आर पार करोगे तो पानी आर पार चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग वास्तविक विलयन। क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक विलयन। आगे देखते हैं कोलाइडल विलयन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने विलेय के बारे में बात की, यहाँ पर विलायक के बारे में बात करेंगे। विलायक में कण का आकार वास्तविक से बड़ा किंतु निलंबन से छोटा होता है, ठीक है। कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप की मशीन जो होती है उसी से हम लोग जो है कण को देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट, समांगी दिखाई देते हैं परंतु वास्तविक में विषमांगी होते हैं, पृथक नहीं कर सकते, ठीक है। अपारदर्शी होते हैं, स्थायी विलयन होता है इनका, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है, टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि मान लीजिए कि पानी है, पानी के अंदर अगर आप दूध लोगे ना दोस्तों, पानी के अंदर अगर आप दूध को मिक्स करोगे तो दूध जो है कंप्लीट रूप से जो है मिक्स नहीं होगा, ठीक है। और जब आप सूरज टॉर्च मारोगे ना, तो देखोगे कि जो प्रकाश है वो क्या हो रहा है, फैल जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं दोस्तों, टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और वहीं पर जो है आप अगर पानी के गिलास के अंदर अगर नींबू या शक्कर डालोगे, फिर उस पर टॉर्च की रोशनी मारोगे, तो जितनी सारी जो किरणें हैं वो बिल्कुल आर पार जाएंगी। लेकिन वहीं पर टिंडल प्रभाव वाले में दूध के और पानी के अंदर जब आप देखोगे, पानी के गिलास के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर आपको समझाता हूँ, देखिए देखिए, मान लीजिए आपके पास जो है पानी का गिलास है, क्या है दोस्तों, पानी का गिलास है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने जो है पानी भर रखा है, इसके अंदर आपने जो है पानी भर रखा है, पानी है। और इसी के अंदर आपने जो है क्या डाल दिया, दूध डाल दिया। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया दोस्तों, दूध है, दूध है। कुछ कुछ दूध की कुछ बूंदे आपने इसके अंदर क्या कर दी, दूध की जो है कुछ बूंदे आपने इसके अंदर, मान लीजिए आपने डाल दी, इसके अंदर डाल दी, इसके अंदर कुछ बूंदे डाल दी, तो जिससे जो पानी होगा थोड़ा सा हल्का वाइट वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप टॉर्च बारोगे, क्या बारोगे दोस्तों, टॉर्च। मान लीजिए कि आपने जो है टॉर्च बारा आपने, ठीक है, आपने टॉर्च बारा, तो टॉर्च की जो किरणें होंगी ना, किरणें होंगी वो फैलेंगी इधर जाके, ठीक है। किरणें जो होंगी यहाँ से वो फैल जाएंगी। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टिंडल प्रभाव इसके अंदर है। जो दूध है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो है अगर आप दोबारा एक गिलास लीजिए, ठीक है, इसके अंदर जो है दोबारा इसके अंदर पानी मिलाइए, इसके अंदर जो है आप दोबारा पानी मिलाइए, और इसके अंदर जो है आप जो है नींबू के कुछ रस, नींबू डालिए, इसके अंदर नींबू डालिए, और दोबारा जो है इसको टॉर्च बारिए इसके ऊपर। जब आप टॉर्च बारोगे ना, टॉर्च बारोगे आप, टॉर्च की किरणें जो हैं जैसे जितनी इधर हैं उतनी उधर भी निकलेंगी, ठीक है। इस तरह से मिक्सर इसके अंदर हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं समांगी। समांगी के अंदर जो होता है चीज़ें पारदर्शी होती है, और विषमांगी के अंदर चीज़ें अपारदर्शी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, टिंडल के अंदर जो है अपारदर्शी है, ठीक है। उसके बाद में समांगी दिखते हैं लेकिन समांगी होते नहीं हैं, ठीक है, विषमांगी होते हैं। टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं। टिंडल प्रभाव का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है निलंबन। क्या आता है दोस्तों, निलंबन, जिसको बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, कणों का आकार बड़ा होता है, उसके बाद में नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। उसके बाद इतने बड़े बड़े कण होते हैं निलंबन के अंदर, विषमांगी मिश्रण होता है, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं आपस में अच्छी तरह से घुले नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में छानन फिल्ट्रेशन द्वारा पृथक कर सकते हैं, यानी कितने बड़े बड़े होते हैं कि उनको छलनी वगैरह से जो है अलग किया जा सकता है। अस्थायी विलयन, विलय कण नीचे बैठ जाते हैं।
जैसे कि वही वाला उदाहरण है कि आप पानी लीजिए और पानी के अंदर आप रेत डालिए, ठीक है, तो रेत तो अच्छी तरह से मिलेगा नहीं पानी के साथ, और थोड़ी देर के बाद जो रेत जो है गिलास का जो सरफेस होगा उसके ऊपर बैठ जाएगा। उसके बाद में टिंडल प्रभाव दिखाई व नहीं दिखाई देते दोनों अवस्था हो सकती है। निलंबन में कण छन्ना कागज से गुजर नहीं पाते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। उदाहरण के तौर पर रेत बालू को जब पानी में मिक्स करोगे तो ये सारी कंडीशन होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। वास्तविक विलयन किसे बोला जाता है, कोलाइडल किसे बोला जाता है, निलंबन किसे बोला जाता है, तीनों का मैंने आप लोग को अंतर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे कोलाइडल्स विलयन के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसके अंदर, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है धुंध, बादल, ठीक है। बादल कैसे है कि देखिए बादल इस प्रकार से है, मान लीजिए कि आसमान के अंदर जो है बादल हो गया, ठीक है। आसमान के अंदर जो है बादल हो गया, यहाँ नहीं इधर बनाता हूँ। आसमान के अंदर जो है बादल हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा टिंडल प्रभाव किसे बोला जाता है। बादल हो गया, बादल हो गया दोस्तों। उसके बाद में जब बादल रहता है तो जो सूरज होता है दोस्तों, सूरज की जो किरणें होती हैं, वो बादलों से ऐसे तिरछी आती हैं। कैसी आती हैं? तिरछी आती हैं, थोड़ी आती हैं थोड़ी नहीं आती, कुछ टकरा कर वापस चली जाती हैं, कुछ टकरा कर जो है वापस चली जाती है, और कुछ ज़मीन पर आती हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। कि कुछ रोशनी आती है और कुछ रोशनी टकरा के वापस चली जाती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो वही होता है टिंडल प्रभाव के अंदर, ठीक है। तो देखिए किस धुंध जब होता है तो सूरज दिखता भी नहीं भी दिखता, बादल, फिर धुआं, शेविंग क्रीम, दूध चेहरा क्रीम, दरवाजों का पेंट, बालू गोबर, तो तमाम चीज़ें उदाहरण है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले आएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद में विलयन का द्रव्यमान, फिर से गुणा 100 से कर देना, उसके बाद में आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में विलयन के आयतन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब यहाँ तो हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पर विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत निकाला। अब यहाँ पर विलयन के आयतन का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं करना, विलेय पदार्थ का आयतन लिख देना है, नीचे विलयन का आयतन लिख देना और गुणा 100, इस तरह से जो आपको निकल आएगा। तो ये न्यूमेरिकल वगैरह आपसे इससे पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला आप लोग जो है इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाएगा। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन किसे बोलते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसको समझते हैं हम लोग, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन ये उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इनको जो है दोबारा पहली अवस्था में लेके आ जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखिए बर्फ़, क्या है बर्फ़ कौन सी फॉर्म में होता है दोस्तों, तो बर्फ़ होता है आपका सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। किसी के फेंक के मारोगे तो कपार फूट जाएगा उसका, ठीक है। अब बर्फ़ को जो है, बर्फ़ को थोड़ा सा धूप में रखना है, किस में रखना है? धूप में रखना है। तो बर्फ़ क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्फ़ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड हो गया कि नहीं हो गया? अवस्था बदल गई कि नहीं बदल गई? क्या मैं पानी से दोबारा बर्फ़ बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। क्या करूँगा मैं? बस पानी को ले जाकर के किसके अंदर रख दूंगा? फ्रिज के अंदर रख दूंगा, यानी कि पानी का टेम्परेचर डाउन कर दूंगा। जैसे पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो पानी क्या बन जाएगा? दोबारा बर्फ़ बन जाएगा, ठीक है। और मैं दोबारा बर्फ़ से पानी बना सकता हूँ, पानी से बर्फ़ बना सकता हूँ। तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो यही प्रक्रिया जब चलती रहती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या? बर्फ़ से पानी बन रहा, पानी से बर्फ़ बन रहा, बर्फ़ से पानी बन रहा, पानी से बर्फ़ बन रहा, नहीं बन रहा ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। उसके बाद में बहुत कम मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा निकाली जाती है। उदाहरण के तौर पर बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। तो किसी चीज़ को मैं उसी अवस्था में दोबारा लेके आ सकता हूँ, तो उसी को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। तो दूसरी तरफ है रासायनिक परिवर्तन किसे बोला जाता है। तो देखिए रासायनिक, जिसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो देखिए यह अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि इसको दोबारा बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। नए पदार्थ बनते हैं, क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए मैंने लकड़ी जलाई, मैंने लकड़ी ली, क्या ली दोस्तों? मैंने मान लीजिए कि मैंने जो है लकड़ी ली, ठीक है। ये लकड़ी ली मैंने, ये कई सारी लकड़ियाँ ली। अब इनको जो है मैंने जला दिया। अब लकड़ी को जब मैं जला दूंगा तो क्या मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास राख बचेगा। क्या बचेगा? राख बचेगा। क्या मैं राख से दोबारा लकड़ी बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो जब मैं राख से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकता तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम
रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि लकड़ी का क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। पहले लकड़ी ठोस थी, अब उसके बाद में कैसी बन गई, भुरभुरी बन गई, राख बन गई। तो राख से मैं दोबारा लकड़ी नहीं बना सकता ना। तो जब मैं राख से दोबारा लकड़ी नहीं बना सकता तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अनुत्क्रमणीय होता है। और क्या बना, नया पदार्थ बना। जब लकड़ी थी, लकड़ी को जलाए तो राख बन गई, है ना। उसके बाद में एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा लिया निकाली जा सकती है। यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने ऊष्मीय ऊर्जा, जिससे कि हमने राख बना दिया। उदाहरण के तौर पर लकड़ी का जलना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंदर समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं दोस्तों, तत्व किसे बोला जाता है, एलिमेंट्स। क्या, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसे बोला जाता है, तो देखिए, एक शुद्ध पदार्थ जिसे न तो साधारण पदार्थों में तोड़ा जा सके, न ही किसी ज्ञात भौतिक और रासायनिक पदार्थ क्रिया द्वारा साधारण पदार्थ से बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, सोडियम आदि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। लोहे को आप तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते। लोहा शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि उसको दूसरे वो मिश्रण से नहीं बना है। ठीक है, जिसको हम आखिरी तक तोड़ नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम तत्व बोलते हैं। और तत्व कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तत्व जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, धातु, मेटल। दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। ठीक है, जिसके अंदर धातु के भी गुण हो और उपधातु के भी गुण हो। तो देखिए एक एक करके जो है अंतर समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका धातु। देखिए धातु की क्या खासियत होती है, धातु चमकदार होता है। ठीक है, सोना होता है, चांदी होता है, तो कैसा होता है, चमकता है ना दोस्तों, है ना। हाँ, उसके बाद में क्या बोल रहा है, आघातवर्ध्य होते हैं, तन्य होते हैं। आघातवर्ध्य का मतलब उनको जब मारोगे तो उन पर टन टन की आवाज़ आती है। तन्य का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। कहते हैं ना, सोने को आप कितना भी पतला उसका तार बना सकते हैं, पन्नी बना सकते हैं। चांदी की भी जो है उस तार बना सकते हैं। तो उसको पीट करके हम कितना भी पतला कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तन्य बोलते हैं। धातुओं को खींच कर तार बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही। सोनोरस या ध्वनिक होते हैं, यानी कि उनमें आवाज़ आती है। जब धातु को किसी वस्तु से मारा जाता है तो ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, तो ये धातु की खासियत है। अगर आप लोग को परीक्षण करना है कि भाई हमारे पास कोई चीज़ आ गई, अगर वो परीक्षण करना है कि भाई धातु है अधातु है, तो आप ये तमाम चीज़ें उसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में दोस्तों ये ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, उदाहरण के रूप में सोना है, लोहा है इत्यादि, ये सब क्या है, धातु हैं दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं अधातु की, यानी नॉन मेटल की। तो देखिए नॉन मेटल चमकदार नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी। लकड़ी क्या है, लकड़ी धातु थोड़ी ना है, लकड़ी चमकती थोड़ी ना है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधातु। आघातवर्धी नहीं होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। यानी कि तन्य नहीं का मतलब उनको पट्ट देने तोड़ा जा सकता है, लकड़ी को पट्ट देने तोड़ दिया जाएगा, है ना। उसके बाद में सोनोरस नहीं होता, उनके अंदर जो है आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद में कुचालक होते हैं, यानी लकड़ी के अंदर जो है बिजली ट्रांसफर नहीं होती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया। ऑक्सीजन और फॉस्फेरस, ये क्या हो गए, अधातु के उदाहरण हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं उपधातु की। तो उपधातु क्या बोलता है, ऐसे तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि ऐसा चीज़ जिसके अंदर धातु के भी गुण हैं और अधातु के भी गुण हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो इसके अंदर कुछ खासियत, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है मेटल के भी हैं और नॉन मेटल के भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, याद रखिएगा, धातु, अधातु और मेटलॉइक्स। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यहाँ से सवाल आपका पूछा जाएगा, मिश्रण तथा यौगिकों के अंदर अंतर स्पष्ट करना। यानी मिश्रण तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। मिश्रण का मतलब होता है जब किसी पदार्थ के अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिला करके सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। और यौगिक किसे बोलते हैं, तो चलिए समझते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, संगठन परिवर्तन होता है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, मिश्रण। ठीक है, उदाहरण लोहा या गंधक का मिश्रण। उसके बाद में यौगिक देखते हैं। यौगिक का मतलब क्या होता है, 2 या अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यौगिक का मतलब क्या है, 2 अलग अलग पदार्थ मिल रहे हैं और किसी अलग ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही साथ मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं यौगिक का, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन दोनों ही अलग अलग गैसें हैं। लेकिन जब इनको जोड़ा जाएगा, जब इनको क्या किया जाएगा, इनका मिश्रण किया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा H2O। क्या मिलेगा, H2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जल, वाटर। अब इन दोनों से, इस जल का जो है इन दोनों से ही खासियत अलग है, विशेषताएं अलग हैं। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन यहाँ पर कोई अलग ही चीज़ बन जाती है, उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में
उसके बाद में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल की तकनीक से ही उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के रूप में गंधक लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका उदाहरण हो गया, उदाहरण याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिश्रण और इसी को बोलते हैं यौगिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है अंतर समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं। अगर हमें पता करना हो कि भाई हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं, तो हम लोग को हम आराम से पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। शुद्ध, जितनी भी शुद्ध चीज़ें होंगी उसके अंदर किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होगा। जो अशुद्ध चीज़ें होंगी उसके अंदर दुनिया भर का मिक्सर वगैरह किया जाएगा, है ना। तो ये हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा भाई पदार्थ किसे बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ, जिसके अंदर हम लोगों ने तत्व पढ़ा, यौगिक पढ़ा, अंतर। अशुद्ध पदार्थ के अंदर हम लोगों ने समांगी मिश्रण पढ़ा, विषमांगी मिश्रण पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने समझा कि भाई विलयन कैसे बनता है, तो विलय किसे बोला जाता है, विलायक किसे बोला जाता है। उसके बाद में हम लोगों ने तत्व पढ़े, तत्व के अंदर धातु पढ़ा, उपधातु पढ़ा, अधातु पढ़ा। ठीक है दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ी हैं। एक बार और आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मत कीजिए। और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ। आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है मेरी मदद करेंगे। तो इसी के साथ जो है दोस्तों, खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है और आपके माता पिता भी जो हैं उनको भी जो है गर्व होता है। तो प्लीज़ हार्ड वर्क कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और खूब अपने स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जय हिंद दोस्तों।